आकाश सिंह का कद इतना बड़ा नहीं है कि वो जनार्दन सिग्रीवाल को चैलेंज कर सके, लेकिन दिक्कत ये है कि रणधीर सिंह वहां पर एक फैक्टर हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सामने आकाश सिंह एक भूमिहार कैंडिडेट को उतारना क्या एक केवल प्रयोग है या फिर कहा जाए कि कोई अलग ही राजनीति है? देखिए, सभी चुनाव लड़ने के जीतने के लिए नहीं लड़े जाते हैं। टक्कर बराबरी का वहाँ नहीं दिख रहा है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ कोई मजबूत उम्मीदवार वहाँ नहीं दिख रहा है जो उनको कड़ी टक्कर दे सके। सच्चिदानंद राय भी बीच में घुस गए हैं और रणधीर सिंह भी अगर घुस गए तो ये दो राजपूत और दो भूमिहार अगड़ों के वोट में जो इधर उधर जो होगा उसमें जो सेंध लगेगी तो एनडीए के दोनों प्रत्याशियों को यहाँ भी और वहाँ भी मुश्किल उठानी पड़ेगी। महाराजगंज में अरुण कुमार जाके कुछ बड़ा काम नहीं कर पाते। अच्छा, मतलब आकाश सिंह और लगभग हाँ मैंने वो अपना ठीक है। जहानाबाद उनका जगह है, मैंने जहानाबाद में वो अच्छा उनको भोजपुर के इलाके से भी सोन के किनारे माने आप कह सकते हैं भूमिहारों के एक बड़े नेता के रूप में अरुण बाबू को देखा जाता है। अरुण बाबू की पार्टी कमजोर है, हालांकि लोग जायसवाल से नाराज हैं, वहाँ के स्थानीय लोग ये कुछ करते नहीं हैं और इनसे जो उम्मीदें थी वो नहीं पूरा की, लेकिन वो आखिरकार फैसला इसी पर होना है कि जाए भाई नरेंद्र मोदी को देना है इसलिए इसी को दे दो। मनीष कश्यप कोई बड़ा काम नहीं करेंगे लेकिन फिर भी वोट काटेंगे वो, और वोट काट लेंगे तो आप देखिए कि अगड़ी जाति का वोट कटेगा। जायसवाल जी तो इनको और भी जातियों का वोट मिलता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। देखिए, बिहार में अब चौथे चरण को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज मुंगेर में राजद उम्मीदवार अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी ने अपना नामांकन पर्चा भरा और उस दौरान जनसभा को संबोधित करने के लिए खुद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां से जनता दल यूनाइटेड के साफ होने को लेकर ऐलान कर दिया और यह भी कह दिया कि ललन सिंह का अब चैप्टर क्लोज हो चुका है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी उजियारपुर से अपना नामांकन पर्चा भरा है। और इसके अलावा आपको मालूम होगा कि बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उसमें अब तक कांग्रेस के तरफ से अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन बीती रात जहां 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई, वहीं एक सीट जो बची हुई थी पटना साहिब, अब उस पर भी नाम का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा पूर्व सांसद जहानाबाद के अरुण कुमार जो कि लोजपा से टिकट लेने को लेकर काफी ज्यादा दावेदार बने हुए थे, लेकिन जब एनडीए में यह सीट नीतीश कुमार के ही खेमे में रह गई तो पार्टी छोड़ दी। उसके बाद नई पार्टी बनाने की चर्चा चली। फिर बात हुई कि महाराजगंज की सीट पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आखिरकार आज उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है। तो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे विस्तार से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कांग्रेस की जो 6 सीटें हैं और जिस पर जिस तरीके के पहलवान उतारे गए हैं वो कितना प्रभाव छोड़ेंगे अपने तमाम सीटों पर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, खुशी की बात यह है कि कांग्रेस को उम्मीदवार मिल गए लंबी प्रतीक्षा के बाद और नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमने के बाद। वो इसी उम्मीद में थे कि कोई आवे भूला भटका कोई बाहर से आवे नेता तो उनको हम लोग वरमाला पहनाएं। तो बाहर से आए हुए जो सूची जारी हुई उसमें प्रायः लोग बाहर से आए हुए हैं। बोरो प्लेयर, जैसे पहले मैच में होता था कि कोई दूसरे टीम का अच्छा खिलाड़ी है तो उसको लोग अपने टीम में शामिल करके मैच खिलाते थे, तो उसी तरह ये राजनीतिक खेल में भी ये हो रहा है, राजनीतिक मैच में भी हो रहा है कि बाहर के पहलवानों को लोग अपने पाले में कर रहे हैं। तो हालांकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, आना जाना लगा रहता है। एनडीए ने भी बहुत से बाहर के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस ने भी बनाया, मगर कांग्रेस के पास वाकई उम्मीदवारों का टोटा था। तो सबसे पहले तो ये कि वो जो सनी हजारी को टिकट दिया गया समस्तीपुर से कांग्रेस की ओर से, उसको लेके चिराग पासवान और महेश्वर हजारी के बीच खटपट हो गई है। चिराग पासवान ने सार्वजनिक रूप से आज बयान दिया कि वो परिवार पासवान परिवार को तोड़ने में की साजिश में लगा रहा है
और बराबर वो हमारा अहित करने की फिराक में रहता है। तो इसीलिए वहाँ से ये कर रहे हैं। 2009 के चुनाव में उनके चचा थे रामचंद्र पासवान, उनके खिलाफ भी महेश्वर हजारी उम्मीदवार बने थे और हार गए थे। तो ये पुराना विवाद भी उभर आए हैं। उधर जो मोतिहारी के अखिलेश सिंह चुनाव, उनके बेटे वहाँ हार चुके थे पिछला चुनाव, वो इस बार फिर महाराजगंज उनको उतार दिया गया है। अब वो महाराजगंज में कितना कमाल दिखा पाएंगे, हालांकि उनके सामने खुला आकाश है, नाम भी उनका आकाश है, तो आकाश में वो कितना विचरण कर पाते हैं इस पर उनकी जीत निर्भर होगी। लेकिन महाराजगंज को लेकर बड़ा चर्चा छिड़ा था। अरुण कुमार, सच्चिदानंद राय, आकाश सिंह, तारकेश्वर सिंह, रणधीर सिंह, सब नाम चले और आखिरकार अखिलेश सिंह के बेटे के नाम पर मुहर लगी। इतने बड़े राजनेता हैं आकाश सिंह कि इतने बड़े बड़े नामों को पीछे छोड़कर आगे वो निकल जाए। उनके पीछे बड़े नेता जरूर खड़े हैं और वो नेता हैं लालू प्रसाद यादव। इसके चलते उनका वेट बढ़ गया और उनको टिकट मिल गया। और दूसरे तमाम जो दावेदार थे या जो चाह रहे थे वहाँ से चुनाव लड़ना कांग्रेस के टिकट पर, उनका नाम कट गया। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये लगातार ये प्रक्रिया देखी जा रही है कि लालू प्रसाद जिसको चाहते हैं कांग्रेस उसको टिकट दे देती है। तो उनके चाहने पर मिल गया। उनके चाहने पर उनके पिता अध्यक्ष भी बने कांग्रेस के, तो बेटा भी अब चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जाता है महाराजगंज भी चित्तौड़गढ़ से कम नहीं है। लगभग हमेशा ये देखने को मिला है कि वहां से राजपूत कैंडिडेट ही चुनाव जीतते आए हैं। भूमिहार कैंडिडेट उतरे जरूर हैं पर जीत नहीं पाए हैं। तो ऐसे में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सामने आकाश सिंह एक भूमिहार कैंडिडेट को उतारना क्या एक केवल प्रयोग है या फिर कहा जाए कि कोई अलग ही राजनीति है? देखिए, सभी चुनाव लड़ने के जीतने के लिए नहीं लड़े जाते हैं। कई चुनाव लोग इसलिए सिर्फ लड़ते हैं कि हमारी दावेदारी बनी रहे कि हम भी एक उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, ताकि अगला चुनाव कहीं बेहतर तरीके से लड़ सकें। तो अगर आप चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, मैदान उतरेंगे ही नहीं, तो आपके नाम की चर्चा नहीं होगी, दावेदारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारे उम्मीदवार दावेदारी बनाए रखने के लिए भी चुनाव लड़ते हैं। उसी में आप आकाश सिंह का भी ले सकते हैं। महाराजगंज सीट तो ऐसी सीट है जहाँ से चंद्रशेखर एक बार जीत करके गए थे, हालांकि बाद में उन्होंने वो सीट छोड़ दी थी फिर, और बलिया से भी लड़े, वहाँ से भी लड़े, तो बलिया की सीट उन्होंने रखी। फिर वहाँ से कई बड़े बड़े लोग वहाँ से जीतते रहे हैं। तो सिग्रीवाल उस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता रहे हैं और उनका संबंध हर घर से है वहाँ। वो लगातार अपने क्षेत्र से संपर्क बनाए रखते हैं, तो उनका हराना बहुत कठिन टास्क है। हालांकि लोकतंत्र में मतदान में कुछ भी हो सकता है, कोई भी हार जीत सकता है, मगर टक्कर बराबरी का वहाँ नहीं दिख रहा है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ कोई मजबूत उम्मीदवार वहाँ नहीं दिख रहा है जो उनको कड़ी टक्कर दे सके। जिनको उतारा गया वो तो जाहिर तौर पर उतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं। क्या महाराजगंज में लोकल नेताओं की इतनी कमी हो गई थी? और देखिए, महाराजगंज में आपने ठीक ही कहा कि वो बिहार का दूसरा चित्तौड़गढ़ है। मैंने एक औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ और ये महाराजगंज हालांकि बाद में सीट बना। तो देखिए, आकाश सिंह का कद इतना बड़ा नहीं है कि वो जनार्दन सिग्रीवाल को चैलेंज कर सके, लेकिन दिक्कत ये है कि रणधीर सिंह वहाँ पर एक फैक्टर हैं, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह के, मतलब प्रभुनाथ सिंह की उस इलाके में पकड़ है। हालांकि जब से वो जेल में बंद हैं, धीरे धीरे राजनीति में कई बार वो लोग चुनाव भी हार चुके हैं, उनका पूरा परिवार हारा है वहाँ से, लेकिन वोटर्स जो राजपूत मतदाता हैं उसमें है। तो सिग्रीवाल भी राजपूत उस पर वोट पर आश्रित हैं, और ये रणधीर सिंह भी कहा जा रहा है कि रणधीर सिंह वहाँ चैलेंज कर सकते हैं। वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे और चैलेंज करेंगे। तो अगर रणधीर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गए तो जनार्दन सिग्रीवाल के लिए चैलेंज खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात रही कि आकाश सिंह माने भूमिहारों से टक्कर लेने के लिए माने राजपूतों को वहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करने में, वहाँ तो असल में लड़ाई यादवों और राजपूतों की थी कि वो उस सीट पर यादव और राजपूत का माने की अदावत हाल के दिनों में ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने सीट छोड़ दी, माने कांग्रेस को दे दिया। तो लालू प्रसाद यादव को मालूम है कि कांग्रेस जिसको देंगे वो वहाँ से जीतेगा नहीं। तो ये तो सीधी लड़ाई माने एनडीए के जनार्दन सिग्रीवाल से होनी है। रणधीर सिंह अगर बीच में घुस गए
तो थोड़ा मामला कहा जाता है भूमिहार वोटर एनडीए का वोटर है। तो क्या आकाश सिंह उसी समाज के हैं, खड़े होते हैं, भूमिहार वोटर उनके साथ जाएगा? नहीं, इस बार लहर थोड़ी दूसरी है और वहाँ पर माने आप छपरा के सीट को भी साथ में जोड़ के चलना चाहिए, क्योंकि उसकी हवा जो वहाँ तक चलती है, वहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी और वहाँ जनार्दन सिग्रीवाल। इस बार की ये जो लड़ाई है ये स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़ी जा रही है और लोगों ने माने ये उस इलाके में कि एनडीए के पक्ष में एक हवा बनी है। लेकिन आप देखें सच्चिदानंद राय भी बीच में घुस गए हैं और रणधीर सिंह भी अगर घुस गए तो ये दो राजपूत और दो भूमिहार अगड़ों के वोट में जो इधर उधर जो होगा उसमें जो सेंध लगेगी तो एनडीए के दोनों प्रत्याशियों को यहाँ भी और वहाँ भी मुश्किल उठानी पड़ेगी, क्योंकि रोहिणी आचार्य भी जिस तरह से एग्रेसिव चुनाव प्रचार कर रही हैं तो उनके पक्ष में भी एक माहौल बना है। तो आपको इंटरेस्टिंग है कि सारण का सीट और महाराजगंज का सीट दोनों पर अगड़ी जाति के वोटों में बिखराव होगा तो राजद को इसका या कांग्रेस को उसका फायदा होगा। अब महाराजगंज के बाद आ जाते हैं मुजफ्फरपुर सीट पर। अजय निषाद का पत्ता कटा तो चले गए, कांग्रेस में टिकट भी मिल गया। ये तो पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि वो कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे और वही हुआ। तो मगर उनके लिए मुसीबत ये है कि वहाँ से जो पुराने दावेदार थे विजेंद्र चौधरी वो अब नाराज होकर बैठे हुए हैं, मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। तो वो तो हर संभव कोशिश करेंगे कि ये न जीतें, क्योंकि उनकी दावेदारी फिर बनी रहेगी। अगर ये जीत गए, निषाद वहाँ से जीत गए, तो विजेंद्र चौधरी की हमेशा के लिए दावेदारी समाप्त हो जाएगी। तो वो पूरी ताकत लगाएंगे कि अजय निषाद हार जाएं और फिर वहाँ इसका फ़ायदा मिलेगा जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं राजभूषण चौधरी को, उनको मिलेगा। तो ये इतना पेचीदा मामला है, राजनीति इतनी पेचीदी होती है कि उसको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है और मतदाता अंत तक प्रतीक्षा करता रहता है, देखता रहता है कि कौन उसके हित में है, किसको वोट देना फ़ायदेमंद है और उस हिसाब से ये वो वोटिंग करता है। ये ठीक है कि जातियाँ एक मायने रखती हैं, अपना असर रखती हैं, मगर 100% वोटिंग जाति के आधार पर नहीं होती है, क्योंकि जातियों के नेता भी तो एक ही जाति के कई नेता खड़े हो जाते हैं। तो उसमें जो मजबूत दावेदार होता है उसको लोग वोट देते हैं, उसको चुनते हैं। तो उसमें वहाँ वो आसान लड़ाई हो गई एनडीए के लिए मुजफ्फरपुर। बड़ा इंटरेस्टिंग है मुजफ्फरपुर की सीट को लेकर, क्योंकि जब बीजेपी में अजय निषाद थे तो इनकी अदावत मुकेश सहनी के साथ थी और अब तो कांग्रेस में आ गए हैं। मुकेश सहनी कांग्रेस, राजद, वामदल सबके लिए प्रचार कर रहे हैं। तो क्या अजय निषाद के लिए प्रचार करने मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर जाएंगे? जाना चाहिए। मुकेश सहनी को जाना ही नहीं चाहिए, जाके वहाँ बैठना चाहिए और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मैं मल्लाहों का नेता हूँ और सन ऑफ मल्लाह हूँ, तो उनको असर अपना दिखलाना चाहिए, प्रभाव दिखलाना चाहिए मुजफ्फरपुर सीट पर, क्योंकि एक सीट जहाँ मल्लाहों की अच्छी आबादी है, अच्छे वोटर हैं, वो है मुजफ्फरपुर। और वहाँ अगर मुकेश सहनी अपना कमाल दिखा पाते हैं तो फिर तो उनका डंका बजेगा, और नहीं कुछ कर पाते हैं तो फिर वैसे ही किसी के पीछे घूमते रहेंगे। आप कैसे देख रहे हैं मुकेश सहनी और अजय निषाद? नहीं, मुकेश सहनी की पसंद की सीट थी वो मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर सीट अगर उनको नहीं मिली तो जिस गठबंधन में है उसको मिली है। तो मुकेश सहनी को वहाँ जाना चाहिए और प्रचार करना चाहिए, अपना प्रभाव दिखाना चाहिए। वो जो माने कांग्रेस के नेता जो विधायक वहाँ के जो लोकल विधायक रहे हैं विजेंद्र चौधरी, वो वहाँ के बहुत प्रभावी और माने समाज के नेता हैं और बहुत प्रभावी हैं। वो जिसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे उसकी जीत लगभग निश्चित मानी जाती है। तो विजेंद्र चौधरी इस बार कांग्रेस के खिलाफ माने वहाँ पर वो अंदर ये भी कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन उनको इच्छा थी कि वहाँ से उनको सीट मिले। ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको मुजफ्फरपुर से लड़ने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले से वो माने एक तरह से कह सकते हैं भीतर ही भीतर वो नाराज़ थे। और वहाँ पर माने अमरनाथ पांडे की जो पत्नी हैं विनीता विजय के जब नाम की चर्चा छिड़ गई तो उसको लेकर भी माने उन दोनों परिवारों में एक रहती है मुजफ्फरपुर में। तो विजेंद्र चौधरी वहाँ पर एक बड़े फैक्टर साबित होंगे। आप देखिए मुकेश सहनी वहाँ जाएं तो दूसरे सहनी के खिलाफ, एक सहनी के लिए दूसरे सहनी के खिलाफ वोट मांगना है, तो सहनी वोटर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई किसको करना है, मुकेश सहनी को देना है कि उनको, और दोनों मल्ला हैं। तो मुकेश सहनी
वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको लगता है कि विजेंद्र चौधरी वहाँ ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। चलिए इस सीट की चर्चा के बाद थोड़ी सी कर लेते हैं सासाराम सीट की, क्योंकि पारंपरिक तौर पर लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार की यह सीट रही है, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा और उनके जगह पर मनोज कुमार को कैंडिडेट बनाया गया है। मनोज कुमार के बारे में लोग जानते हैं क्षेत्र में? मनोज कुमार वहाँ स्थानीय स्तर पर हैं, संपन्न व्यक्ति हैं और उनके परिवार के लोग वहाँ जिला परिषद में हैं, सदस्य वगैरह हैं, तो इस नाते जानते हैं लोग और काफ़ी संपन्न हैं वो। मगर मीरा कुमार के कंसेंट के बगैर उनको टिकट दिया गया, इसलिए मीरा कुमार नाराज हैं उस टिकट वितरण से, उनको वहाँ प्रत्याशी बनाए जाने से। तो उनको खुश करने के लिए उनके पुत्र को यहाँ दे दिया गया, पटना साहिब में दे दिया गया, मगर इससे मीरा कुमार की नाराज़गी दूर नहीं हुई है और वो नाराज़गी वहाँ रंग दिखाएगी कि कैसे वो ये कर पाएंगे। और दूसरे वहाँ पवन सिंह एक मजबूत बगल के काराकाट में पहुँचे हुए हैं, तो पवन सिंह का कुछ असर वहाँ भी पहुँचेगा, सासाराम में भी पहुँचेगा। और सासाराम से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो कितना कर पाएंगे उसी पर वो निर्भर है। बड़ा एकदम अलग दिलचस्प हो गया सासाराम की भी लड़ाई, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट नए हो गए। हाँ। उधर छेदी पासवान का भी पत्ता साफ हो गया, इधर मीरा कुमार का भी पत्ता साफ है। हाँ, तो दोनों नए कैंडिडेट हैं। अब उन दोनों में जो आजमाइश होगी और सीधा मुकाबला होगा, ये भी तय है कि सीधा मुकाबला होगा। अब उसमें पवन सिंह का फैक्टर कितना काम करता है और फिर मीरा कुमार की नाराजगी कितना काम करती है। बेटे को तो आखिरकार पटना साहिब से कैंडिडेट बना ही दिया गया। वो यहाँ व्यस्त हो जाएंगी, वो यहाँ व्यस्त हो जाएंगे, मगर उनको लगता है कि वहाँ हमारे पसंद के व्यक्ति को उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सीट है। तो वो जो एक मन में भाव है, वो भाव उनका आहत हुआ है। तो इसके चलते वो कितना वहाँ योगदान कर पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। आप कैसे देख रहे हैं सासाराम? मीरा कुमार वहाँ से सांसद रही हैं, लेकिन मनोज भी बहुजन समाज पार्टी से एक बार चुनाव वहाँ से लड़ चुके हैं और उन्होंने अपनी ताकत समझ ली है वहाँ पर। इस बार वो ज़्यादा मेहनत से, मैंने टिकट मिल गई बड़ी पार्टी से, तो उम्मीद वो कर सकते हैं कि वो चूँकि सुरक्षित सीट है। अब वहाँ पर आप देखिए कि एनडीए का जो प्रत्याशी है और उसका सीधा टक्कर कांग्रेस से होने जा रहा है, लेकिन वो माहौल क्या है, माने सासाराम का पूरा इलाका, बक्सर, सासाराम, आरा, इन पूरे उसको आप देखेंगे, उधर भभुआ का भी, कैमूर का भी, तो वो वहाँ भी एनडीए के पक्ष में एक हवा दिखती है। हालांकि बक्सर में ये अच्छी टक्कर देंगे राजद। छेदी पासवान अंदर विरोध नहीं कर रहे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि छेदी पासवान वहाँ से नाराज हैं और वो एक बार उससे नीतीश कुमार से भी नाराज होकर उन्होंने बगावत की थी। इस बार तो वो सीधे सीधे बगावत के मूड में दिख रहे हैं। छेदी पासवान बड़ी वो सेंध लगा सकते हैं एनडीए के वोट बैंक में। लेकिन हाल के दिनों में रामनवमी पिछले बार जो वहाँ पर वो दंगा का जो हुआ और वहाँ पर जिस तरह से सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की है, वहाँ के जवाहर जो वहाँ के जो विधायक रहे थे बीजेपी के, उनको जेल में बंद किया गया, उसका एक असर अभी तक वहाँ एक माहौल बना हुआ है और लोग देख रहे हैं कि ये लड़ाई तो असल में नरेंद्र मोदी के चुनाव की लड़ाई है। जो ये जो हिंदू मुस्लिम का जो मसला वहाँ पर खड़ा हो गया है और जवाहर जी को जो पॉपुलर लीडर है उनको जेल में भेजा गया है, उसका एक असर है, उसका असर देखने को मिलेगा। चलिए आखिरी सीट की भी चर्चा कर लेते हैं। जब 5 सीटों की चर्चा हो गई, पश्चिमी चंपारण सीट यानी बेतिया की सीट, जहां से संजय जायसवाल बीजेपी के सांसद हैं, एक बार फिर से मैदान में हैं। उनके सामने मदन मोहन तिवारी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। देख रहे हैं फाइट वहां पर? और वहाँ फाइट होगी, क्योंकि वो वहाँ मजबूत उम्मीदवार हैं कांग्रेस के और विधायक भी रहे हैं, तो इसलिए उनका प्रभाव है उस क्षेत्र में और संपर्क भी है लोगों से, तो वो अच्छी फाइट देंगे। मगर राधा मोहन सिंह को हराना मुश्किल है। संजय जायसवाल को माफ़ करेंगे, संजय जायसवाल को, क्योंकि उनके पिताजी भी वहाँ से सांसद रहे, ये भी कई दफ़ा सांसद वहाँ से रहे, तो इसलिए ये लड़ाई थोड़ी सी कठिन जरूर हो जाएगी। मगर ये है कि उम्मीदवार कांग्रेस ने चुन के दिया है, मतलब अच्छा दिया है, ढंग का दिया। हाँ, तो वो वहाँ दिया है कि जो मजबूती से मैदान में टिक सके, और अगर वो अगड़ा पिछड़ा वाला मामला फिर वहाँ खड़ा हो जाता है तो उसमें फायदा होगा कांग्रेस को, उसमें फायदा हो जाएगा। आप भी देख रहे हैं। हाँ, उसमें एक और फैक्टर है कि वो यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप,
अच्छा। मनीष कश्यप भी वहाँ मैदान में है। अब मुन्ना तिवारी ये जो है ये मनीष कश्यप जो है अगड़ी जाति के वोटर्स में उसमें वो करेंगे, बिखराव लाएंगे। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से उस इलाके में घूम के चुनाव से पहले आया हूँ और वहाँ के लोगों से मेरी अच्छी मुलाकात बातचीत हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि मुद्दा कुछ भी नहीं है, केवल मुद्दा नरेंद्र मोदी है। अच्छा। वहाँ के लोगों का कहना यही है कि हालांकि लोग जायसवाल से नाराज हैं, वहाँ के स्थानीय लोग ये कुछ करते नहीं हैं और इनसे जो उम्मीदें थी वो नहीं पूरा की, लेकिन वो आखिरकार फैसला इसी पर होना है कि जाए भाई नरेंद्र मोदी को देना है, इसलिए इसी को दे दो। तो सवाल ये है, मनीष कश्यप कोई बड़ा काम नहीं करेंगे लेकिन फिर भी वोट काटेंगे वो, और वोट काट लेंगे तो आप देखिए कि अगड़ी जाति का वोट कटेगा। जायसवाल जी तो इनको और भी जातियों का वोट मिलता है और सीधी लड़ाई बने। आप कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ के कह रहे हैं कि भाई ये करे चाहे कुछ मत करे, मोदी जी को जिताना है, तो इसलिए वहाँ पर मसला ये है। अब मनीष कश्यप अगर उनका वोट काट लेंगे तो इनको और लाभ हो जाएगा, मतलब कि विपक्षी। हाँ, विपक्षी। हाँ। तो देखिए अब थोड़ा बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर, वो हैं पूर्व सांसद जहानाबाद के अरुण कुमार बसपा में शामिल हो गए। चर्चा थी कि कांग्रेस में जाएंगे, महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंत में आखिरकार कहीं ना कहीं गला में दूसरे पार्टी का अब उन्होंने डाल लिया है। देखिए, अरुण कुमार भूमिहार समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले नेता हैं और मजबूत नेता हैं और वो बहुत दिनों से राजनीति में हैं। नीतीश कुमार जब संघर्ष कर रहे थे लालू यादव से, उस दौर से वो नीतीश के साथ भी रहे, फिर जॉर्ज के साथ रहे, फिर ऐसे करके वो और जहानाबाद से उन्होंने सांसद का चुनाव जीता था और पहली बार वो निर्दलीय एमएलसी भी बने थे एक बार, बहुत पहले। तो वो अपनी क्षमता दिखलाते रहते हैं, मगर ये है कि वो पार्टियों में बहुत दिन चल नहीं पाते किसी पार्टी में, इसलिए उनके सामने ये हमेशा समस्या खड़ी हो जाती है। चिराग को तो उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद क्या नहीं कहा। बिल्कुल, और चिराग उनको बहुत सम्मान करते थे, मगर पता नहीं क्यों वो सीट उनके लिए उन्होंने नहीं रखी, या फिर कहीं मान लीजिए वो सीट छूट गई तो दूसरे जगह कहीं एडजस्ट करना चाहिए था, तो चिराग ने उनको जगह कहीं नहीं दिलवाई, या दी अपने भी नहीं दी, न दूसरे ये से दिलवाई, अपने इस्तेमाल नहीं किया प्रभाव का, तो इसलिए वो नाराज़ थे और अपनी भड़ास निकाली और चिराग के साथ भी वो बहुत मजबूती से रहे। तो अब ये तो तय हो गया कि वो जहानाबाद जाएंगे, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और बसपा के टिकट पर लड़ेंगे। तो जो एनडीए का वोट बैंक है, अब उसमें वो कितना सेंध लगा पाते हैं, कितना उसको अपनी ओर खींच पाते हैं, इसी पर वहाँ एनडीए की हार जीत निर्भर है। पिछला बार लड़ाई तो बड़ा कांटे की थी, लगभग 1600-1700 वोट से हार जीत हुआ था। बिल्कुल। तो इस बार भी वहाँ नाराजगी जरूर है उनसे, चंद्रवंशी जी से, तो वो नाराजगी ये कितना कैच करा पाते हैं, इस पर सारा दारोमदार वहाँ का निर्भर है। मगर अभी वहाँ समय है, चुनाव में लोग जाएंगे, तरह तरह का खेल होगा, कई तरह का खेल होगा। अब उसमें कौन किधर जाता है, उसके बाद ये सब चीज़ें तय होंगी। कैसे देख रहे हैं जहानाबाद की लड़ाई, जब अब अरुण कुमार भी मैदान में? अरुण कुमार ठीक है कि वहाँ के बड़े नेता हैं, माने अच्छा भूमिहारों के एक कद्दावर नेता हैं, भूमिहार उनको मानते हैं कि ये अरुण कुमार उनके। सवाल मैं आपसे लूंगा कि महाराजगंज में अरुण कुमार अच्छा थे या आकाश सिंह अच्छा है? देखिए, महाराजगंज में अरुण कुमार जाके कुछ बड़ा काम नहीं कर पाते। अच्छा, मतलब आकाश सिंह और लगभग, हाँ, मैंने वो अपना ठीक है। जहानाबाद उनका जगह है, मैंने जहानाबाद में वो अच्छा उनको भोजपुर के इलाके से भी, सोन के किनारे, माने आप कह सकते हैं भूमिहारों के एक बड़े नेता के रूप में अरुण बाबू को देखा जाता है। अरुण बाबू की पार्टी कमज़ोर है, माने बहुजन समाज पार्टी से इस बार उन्होंने टिकट ली है। अगर वो एनडीए से होते या INDIA गठबंधन से होते, इस बार बागी नेताओं ने बसपा का ही टिकट थामा है। हाँ, ज़्यादातर बसपा का टिकट उन लोगों को मिल गया है। तो अरुण बाबू भी खड़े हो गए हैं। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जदयू के माने पुराने नेता हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि उनको टिकट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक ट्रेंड चला कि सभी पुराने लोगों को ही दे दिया गया, तो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को मिल गया। भोला बाबू के नाम की चर्चा बहुत ज़्यादा थी, माने वो जो दवा कंपनी के बड़े मालिक थे,
उनके भाई की, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला। तो वहाँ पर भी जहानाबाद में भीतर घात दोनों ही गठबंधन में। और हैं भूमिहार समाज के आशुतोष कुमार, हाँ, हाँ, वो भी खड़े होने वाले हैं। तो भूमिहार समाज में ये लोग जो खड़े हो जाएंगे, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को पिछड़ों अति पिछड़ों का तो जदयू का कैडर वोटर, चूंकि वो जदयू के संगठन में बहुत पुराने समय से, वो तो उनको मिलेगा। और एनडीए का पक्ष भी है, माने बीजेपी निर्णायक वोटर अगड़ी जाति के हैं। तो अरुण बाबू अगर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अरुण बाबू की मुश्किल आशुतोष खड़ी कर देंगे। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की बहुत माने संगठन बहुत मजबूत नहीं है, तो इसलिए अरुण बाबू खड़े हो गए हैं। वो एक चैलेंज उन्होंने जरूर कर दिया है, अपना कद दिखाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की थोड़ी मुश्किल बढ़ी। और सुरेंद्र यादव कितना प्रभाव छोड़ेंगे? सुरेंद्र यादव हमको नहीं लगता है कि वहाँ वो कर पाएंगे, लेकिन गया के इलाके में, चाहे पूरे इलाके में सुरेंद्र यादव, वो भी एक माने दबंग नेता हैं और कद्दावर नेता हैं। तो एक तरफा वो जो चाह रहे थे कि हो जाएगा, लेकिन आशुतोष अरुण बाबू के खड़ा होने से एक तरफा लड़ाई उनकी हो गई इससे, माने चंद्रवंशी जी से और सुरेंद्र यादव से। तो सुरेंद्र यादव चैलेंज तो जरूर करेंगे, लेकिन वो सीट हमको नहीं लगता है कि अगर मान लीजिए कि अरुण कुमार, आशुतोष कुमार वोट काट ले चंदेश्वर चंद्रवंशी का, तो बात तो फायदे की उनके लिए उन्हीं की है। माने आखिरकार फायदा तो सुरेंद्र यादव को ही है, लेकिन हमको लगता है कि माने आशुतोष को ये जो माने इस चुनाव में जो अगड़ी जाति के वोटर जो है, हम आपको ये 2-3 सीटों पर यही हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बार दूसरे फेज में जो चुनाव होने वाले हैं, इस बार मुद्दे स्थानीय नहीं हैं और सीधा लड़ाई ये है कि एक लहर है और उस हवा की तरफ वोट करना है लोगों को। इसलिए लोग केंद्र की सरकार को देख रहे हैं, केंद्र की सरकार को देख रहे हैं। तो और उसी आधार पर आगे अभी जो है वो राजनीति हो रही है। तो देखिए, दूसरे चरण का जो मतदान है वो तो 26 अप्रैल को होगा। कल प्रचार प्रसार का आखिरी दिन भी है और ऐसे में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरा दम भी लगा रही हैं। बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ये 5 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होने जा रहे हैं। पूर्णिया की सीट तो इतनी हॉट बन गई है कि तेजस्वी यादव को बीते दिन कहना पड़ गया कि या तो इंडिया को चुनिए या फिर एनडीए को चुनिए। जाहिर है उनका इशारा था कि पप्पू यादव को मत चुनिए, लेकिन उसके बाद आज जिस प्रकार की राजनीति देखने को मिली, तेजस्वी यादव मुंगेर में काफ़ी ज़्यादा हुंकार भरते आए अनिता देवी के लिए, उधर उजियारपुर में नित्यानंद राय ने भी नामांकन पर्चा भर दिया है। तो राजनीति जो है अब और ज्यादा तेज हो गई है, बयानबाजियों का दौर भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस ने जिन पहलवानों को 6 सीटों पर उम्मीदवार बनाया है, अब वो कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे और कितना पार्टी के पक्ष में वोटरों को लेकर आ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चर्चा हम उन्हीं पर कर रहे थे कि जो टिकट दिए गए वो कितने मजबूत पहलवान दिखाई दे रहे हैं। आगे भी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।